रवां साल 18 जून को खालिस्तान के हामी रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद मुल्क के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इस कत्ल के पीछे इंडियन एजेंसियों के हाथ होने का इम्कान जाहिर किया। ताहम इंडिया ने न सिर्फ ऐसे तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया बल्कि इस कत्ल में किसी भी किरदार से इनकार किया है। ये पहला मौका नहीं जब किसी मुल्क ने दूसरे किसी मुल्क पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का इल्ज़ाम लगाया गया हो। माजी में इंडिया और पाकिस्तान कई बार एक दूसरे पर इंटेलिजेंस मिशन के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां करने का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। ऐसे मिशंस पर बात की जाए और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो आइए मोसाद के 5 ख़तरनाक मिशंस के बारे में बात करते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में किए गए। साल 1972 का था और जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक्स खेलों के मुकाबले जारी थे। 5 सितंबर की रात को म्यूनिख ओलंपिक विलेज में इसराइली खिलाड़ी अपने फ्लैट में सो रहे थे कि अचानक पूरी इमारत मशीन गन्नों की आवाज़ों से गूंज उठी। ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 फ़लस्तीनी जंगजू खिलाड़ियों के लिबास पहनकर अपार्टमेंट में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 इसराइली खिलाड़ी और एक जर्मन पुलिस एहलकार हलाक हो गए। इस वाक़ये के सिर्फ 2 दिन बाद इसराइल ने शाम और लबनान में PLO के 10 ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिया। कई साल बाद जारी होने वाली इसराइली पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इसराइल ने इस वक्त दरअसल क्या करने का मंसूबा बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त की इसराइल की वज़ीर आज़म गोलिडा मीर ने जवाबी कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसके इंचार्ज मोसाद के इस वक्त के सरबराह थे साइमन रियो। की किताब वन डे उन सितंबर में बताया गया है कि किस तरह इसराइल ने इस ऑपरेशन की तैयारी में एक तवील वक्त सिर्फ किया था ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपे म्यूनिख के हमला आवरों का पता चल सके। इस वक्त के मोसाद के सरबराह साइमन रियो लिखते हैं कि 16 अक्टूबर 1972 को एजेंट्स ने PLO इटली के नुमाइंदे अब्दुल वाइल ज़ूतर को रोम में उनके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया, जो एक तवील अरसे से जारी मुबैना इसराइली इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ था। इसके बाद 9 अप्रैल 1973 को मोसाद ने बैरूत में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इसराइली कमांडोज मिज़ाइल कश्तियों और गश्त करने वाली कश्तियों में रात को लबनान के एक सुनसान साहिल पर पहुंचे। अगली दोपहर तक ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूरवा और अलफतह के इंटेलिजेंस विंग के सरबराह मोहम्मद यूसुफ, आबू यूसुफ, कमाल उद्वान और PLO के तर्जुमान कमाल नासिर हलाक हो चुके थे। बाज़ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इसराइल ने यह कार्रवाई अगले 5 साल तक जारी रखी। 1957 में मगरबी जर्मनी की रियासत हिस्से के चीफ प्रोसिक्यूटर फ्रिट्स बाउर ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से राब्ता करके इत्तला दी कि एडवुल्फ ई कमान जिंदा है और अर्जेंटाइन में वाक़े एक खुफिया अड्डे में मुकीम है। लेफ्टिनेंट कर्नल एडवुल्फ ई कमान एक तवील अरसे तक हिटलर की बदनाम ज़माना रियासती खुफिया पुलिस गस्टापो में ज्यूइश डिपार्टमेंट के सरबराह रहे। उनके दौर में फ़ाइनल सलूशन यानी आखिरी हल के नाम से यहूदियों पर जुल्म पर मबनी एक इंतहाई ख़तरनाक प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत जर्मनी और दीगर हमसाया ममालिक में मुकीम हज़ारों यहूदी शहरियों को उनके घरों से हिरासती कैंपों में ले जाकर कत्ल करने का सिलसिला शुरू किया गया। 1933 और 1945 के दरमियान नाज़ी जर्मन हुकूमत और उनके हामियों की तरफ से होलोकॉस्ट के तहत तकरीबन 40 लाख से ज़ायद यूरोपीय यहूदियों पर रियासती सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तौर पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू हुआ और उन्हें कत्ल किया गया। दूसरी आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त के बाद एडवुल्फ ई कमान को 3 बार पकड़ने की कोशिश की गई, ताहम वो हर बार गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकलते। फर्स बोवर को अर्जेंटीना में एडवुल्फ ई कमान मैन के क़याम की खबर वहां रहने वाले एक मकामी यहूदी से मिली, जिनकी बेटी और एडवुल्फ के बेटे के दरमियान अफेयर चल रहा था। इब्तिदा में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन मालूमात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसकी अपने तरीक़े से छानबीन की तो उन्हें इसकी हकीकत पर यकीन आ गया। चार्ल्स रिवर्स अपनी किताब दी कैप्चर एंड ट्रायल ऑफ एडवुल्फ एकमन में लिखते हैं कि एडवुल्फ ई कमान भले ही लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के अफसर रहे हों, ताहम नाज़ी दौर में उनका रुतबा किसी जनरल से कम न था। इस ओहदे पर रहते हुए वो हिटलर की सबसे करीबी साथियों को बराह रास्त रिपोर्ट किया करते थे। अर्जेंटाइन में ई कमान के रुपोश होने की खबर की तस्दीक होने के बाद इसराइल के मोसाद के सरबराह ने रफ़ी ईतान को इस मिशन का कमांडर मुकर्रर किया और उन्हें अहकामात जारी किए गए कि एजेंट उन्हें जिंदा पकड़कर इसराइल वापस लाने की कोशिश करेंगे। मोसाद की टीम ने ब्यूनस आयरस में एक घर किराए पर लिया, जिसे खुफिया रखने के लिए कैसल का नाम दिया गया।
इसी दौरान ये बात सामने आई कि अर्जेंटाइन 20 मई को अपनी आज़ादी की 150वीं सालगिरह मनाएगा। इस खबर के सामने आने पर यह फैसला किया गया कि इसराइल भी वज़ीर तालीम अबा इब्न की क़यादत में एक वफ़द अर्जेंटीना भेजेगा। उन्हें वहां ले जाने के लिए इसराइल की एयरलाइन ने अपने ख़ुसूसी तैयारे विस्प्रंग जायंट का इंतज़ाम किया। इस हवाले से एक मंसूबा तैयार किया गया जिसमें तय पाया कि इसराइली वज़ीर तालीम के इल्म में लाए बग़ैर ई-कमान को अगवा करके इस तैयारे में वापस इसराइल लाया जाए। ई-कमान हर शाम तकरीबन 7:40 पर बस नंबर 203 के ज़रिए घर वापस आते और फिर अपने घर पहुंचने के लिए थोड़ा फासला पैदल तय किया करते थे। इस मामूल को मद्देनज़र रखते हुए मंसूबा बनाया गया कि इस ऑपरेशन में 2 कारें हिस्सा लेंगी और उन्हें एक कार में अगवा कर लिया जाएगा। ई-कमान को बस से उतरते ही अगवा कर लिया गया। 20 मई की रात ई-कमान को इसराइली एयरलाइन के कारकुन का लिबास पहनाया गया था। ज़िक्रवनी के नाम से एक जाली शनाख्ती कार्ड उनकी जेब में रखा गया और अगले दिन उनका तैयारा तुल अबीब मातरा। ये खबर उनके इसराइल पहुंचने के 2 दिन बाद दुनिया के सामने रखी गई। कई माह तक चलने वाले मुकदमे में 15 केसेस में कसूरवार पाए जाने के बाद उन्हें बिलाखिर मौत की सज़ा सुनाई गई। शाम और इसराइल के ताल्लुकात 1960 की दहाई में खासे ख़राब थे। इसराइल की शुमाली सरहद पर रहने वाली आबादियों को गोलान की पहाड़ियों पर शामी फ़ौज की तरफ से बार बार धमकियां मिल रही थीं, जिससे इसराइल में बेचैनी बढ़ रही थी। शाम में इसराइल के खिलाफ बनाए जाने वाले खुफिया सियासी और फ़ौजी मंसूबों का पता लगाने और सही खबरें निकालने के लिए शाम के अंदर एक एजेंट की ज़रूरत थी और उसके लिए बिलाखिर एक शख्स को तलाश कर लिया गया। मिस्र में पैदा होने वाले एली कोहन शामी नजाद यहूदियों के बेटे थे। एली कोहन ने इससे कबल इसराइली खुफिया एजेंसी में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम 1960 में मोसाद ने एली कोहन को बतौर जासूस भर्ती करने का फ़ैसला किया और उन्हें जासूसी की तरबियत देना शुरू कर दी। इसके बाद एली कोहन को शामी वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर अपनी नई शनाख्त बनाने के लिए अर्जेंटाइन भेजा गया। वहाँ उन्होंने खुद को शामी तारिकीन वतन की बहुत सी तंजीमों और ग्रुपों में शामिल करवा लिया। इस दौरान एली कोहन ने जहां सिफारतकारों, सियासतदानों और आला फ़ौजी अफसरान से दोस्ती की, वहीं उनका दोस्त ऐसा शख्स भी बना जो बाद में शाम का सदर के ओहदे पर फाइज हुआ। 1962 में शाम की सियासी जमात बाथ ने शाम में हुकूमत बनाई और कोहन को इसी मौका की तलाश थी। अर्जेंटाइन में अपने ताल्लुकात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वो शाम में बहुत से आला हुक्काम के मोतमिद बन गए। मुसन्निफ मार्क ई वर्गो अपनी किताब मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस में लिखते हैं कि एक वक्त में कोहन को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का उम्मीदवार भी समझा जाता था और वो दमिश्क में किसी भी किस्म के तिजारती मुआहदे या डील कर सकते थे। ये वो दौर था जब उन्होंने शामी अफसरान को महंगे तहाइफ और महंगी शराब तोहफे में देते हुए उनसे तमाम इंटेलिजेंस मालूमात जमा की और उन्हें मोसाद तक पहुंचाया। एली कोहन ने 1964 में इसराइली हुकूमत को आगाह किया कि शाम दरियाए आर्डन के करीब एक बड़ी नहर बनाकर दरअसल इसराइल की पानी की सप्लाई मुनक़ते करने का मंसूबा बना रहा। मोसाद ने ये इत्तला हुकूमत तक पहुंचाई और फौरी तौर पर इसराइली तैयारों ने पानी के मोड़ने वाले आलात और कैंपों पर शदीद बमबारी करके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। एली कोहन ने शामी हुकूमत में ऐसी मुदाखलत की थी कि वो एक बार शाम इसराइल सरहद का मुआयना करने गए और कई दिनों तक आला फ़ौजी अफसरान के पास बैठक जमाई। सरहदी हिफाजत की मुकम्मल तफसीलात और फ़ौज की असल तादाद और ताकत फिर खुफिया तौर पर मोसाद के हाथों होती इसराइल पहुंच गईं। इंटेलिजेंस के अफ़शा होने से मायूस होकर शाम की इंटेलिजेंस ने इत्तेहादी सोवियत यूनियन के हुक्काम से मदद ली। 1965 में एली कोहन को शामी और सोवियत हुक्काम ने इंतहाई हसास सुराग रसां आलात का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को इंटेलिजेंस पैगाम भेजते हुए पकड़ लिया। कोहन को सज़ाए मौत सुनाई गई और दारुल हुकूमत दमिश्क के वस्त में फांसी दी गई। कोहन को आज भी इसराइल में एक मुहिब वतन हीरो के तौर पर याद किया जाता है। इसराइल और ईरान के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तो ये ताल्लुकात बदतरीन ही जाने जाते हैं, लेकिन 2012 में शाये होने वाली किताब मोसाद इसराइल की खुफिया सर्विस के अजीम मिशन में न सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इसराइल की इंटेलिजेंस कोशिशों का जिक्र किया गया है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि इस एजेंसी ने किस तरह जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों की तरह हकीकी ज़िंदगी में ख़तरनाक मिशन अंजाम दिए। इस किताब के मुसन्निफ़ीन माइकल बार ज़ूहर और नसीम मशाल के मुताबिक
ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے ان کے سینٹری فیوجز کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے موساد نے مشرقی یورپی فرنٹ کمپنیاں قائم کیں جنہوں نے مبینہ طور پر ایران کو ناقص انسولیشن فروخت کی، جس کے استعمال کی وجہ سے ایران کے سینٹری فیوج بیکار ہو گئے۔ موساد، اسرائیلی خفیہ سروس کا عظیم ترین مشن، یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ جنوری 2010 میں ایران کے جوہری پروگرام کے ایک مشیر کو ان کی کار کے قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل میں چھپائے گئے ایک دھماکہ خیز آلے سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2011 میں ایرانی جوہری منصوبے کے سربراہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کے قریب سے گزرنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے گاڑی کی پچھلی ونڈ شیلڈ پر ایک چھوٹا سا آلہ چسپاں کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد آلہ پھٹ گیا، جس سے 45 سالہ ایٹمی سائنسدان ہلاک اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 2021 میں ایک ایرانی جوہری سائٹ پر یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ایک بڑے دھماکے سے اس جگہ کی بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔ ماہرین کی رائے ہے کہ بجلی کی کٹوتی موساد کا کام تھا، حالانکہ تنظیم نے کبھی اس کی سرکاری سطح پر ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل کی موساد ایجنسی پر تیونس میں مقیم اپنے ایک کمانڈر محمد الزواری کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا۔ درحقیقت 15 دسمبر 2016 کو محمد الزواری کو تیونس کے شہر صفیکس میں ان کی رہائش گاہ کے قریب چلتی کار سے چلائی جانے والی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ زوری ایک پیشہ ور ایروناٹیکل انجینئر تھے جنہوں نے حماس اور مبینہ طور پر حزب اللہ کے لیے مختلف قسم کے ڈرون ڈیزائن بھی کیے اور بنائے بھی۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے بغیر پائلٹ کے ایک بحری جہاز بھی ڈیزائن کیا تھا جو پانی کے اندر سے دوسرے جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ قاتلوں کی شناخت کے لیے کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل سکے اور جو کچھ ملا وہ ایک موبائل فون کی سم اور کرائے کی کار تھی جو کسی تیسرے شخص کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ حماس کے ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ماہرین کی ہلاکت کو اس سے پہلے کی کارروائیوں سے مختلف کہا جاتا تھا، کیونکہ موساد نے مبینہ طور پر نہ صرف حملہ آوروں کو بلکہ ان کے پیچھے موجود سپورٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرز کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔